हेलो एवरीवन, दिस इज़ नरेंद्र। और काफ़ी दिन बाद अब आज हम अपना वीडियो बना रहे हैं। मौका भी है और कुछ ऐसा टाइम भी बना या मार्केट ने ऐसी सिचुएशन बनाई कि हमें लगा कि बना लेते हैं। टुडे इज़ 21 जन और आज मार्केट एग्रेसिव सेलिंग, देन रिकवरी, देन अगेन क्लोजिंग कहीं सी ऐसी जगह पे जहाँ बिल्कुल एट द निप 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 मीन्स 25,165 25,165 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ और 200 डेली मूविंग एवरेज ऑफ निफ्टी विच इज़ काइंड ऑफ अ ईयर ट्रेडिंग, वो 25,124 है, जस्ट क्लोज टू इट। मैं तो बोलूँगा ये बुल बियर डिसाइडर पॉइंट है मार्केट के लिए। और मैंने एक छोटी प्रेजेंटेशन भी आप लोगों के लिए रेडी की है जिसमें हम कुछ बातें भी कर पाएँ, क्यों ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट कर रही है मार्केट, ऐसा क्या हो गया है कि सडनली। वन इज़ बजट आने वाला है तो प्री बजट एंग्जाइटी है, दूसरा बॉन्ड यील्ड को लेके बड़ी रिस्क है। यूएस, जापान और इंडिया, जनरली मैं ये तीन डिस्कस करके आपको बताने की कोशिश करूँगा क्या हुआ, कहाँ इम्पैक्ट आ रहा है इससे। और इसके साथ मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट को 1500 पॉइंट ऊपर और 1500 पॉइंट नीचे एक ब्रॉड बेस लेवल पे मिलना चाहिए। मींस 3000 पॉइंट का उसके पास प्ले होना चाहिए, तभी मार्केट है, तभी वो अपॉर्चुनिटीज़ बनाएगी, इन्वेस्टर के लिए भी, ट्रेडर के लिए भी। इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा हल्का हो जाती है मार्केट, भाव ठीक मिलने लगता है। ट्रेडर के लिए वो कॉल पुट खरीद के कुछ ना कुछ करता रहता है। सो आई थिंक दैट मेक्स सेंस। So let me start with my presentation. So my presentation for today is market crash snapshot. So global risk off है ये, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या आज हुआ क्या है मार्केट में, मुझे लगता है आज एग्रेसिव एक सेलिंग आई, कल भी आई थी ओबियसली, बट आज वाली थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी। और ज़्यादा एग्रेसिव का मतलब है कि उसने एक बार 25,000 को ब्रीच किया, 25,916 शायद लो लगाया उसने, वहाँ तक पहुँची। साइकोलॉजिकल लेवल था 25,000, ठीक है। वही 1500 पॉइंट जो मैंने बोला उसने उसको टच किया। सेंसेक्स ने इक्वली गिरना था तो वो गिरा। इंडिया विक्स काफ़ी जंप हुई, 10% हुई, वॉलेटिलिटी जो हमें बताती है। सो एक बार को देख के ऐसा लगता है कि नॉर्मल करेक्शन नहीं है, इट इज़ ग्लोबल प्लस डोमेस्टिक रिस्क ऑफ शॉक था जो हमें। बट हमने देखा है हर साल बजट, प्री बजट ऐसा होता ही होता है। सो आगे चलते हैं। ये निफ्टी का आज का चार्ट है। निफ्टी देखो बिल्कुल अपनी ये रेड कलर की लाइन 200 ना मूविंग एवरेज है, इसके पास आई और रुक गई। निफ्टी स्पॉट है विच इज़ विद इंडेक्स, बिल्कुल निप। जो भी बाइंग आई है वो नीचे से, जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने स्टार्ट किया तो दे पुल्ड इट अप, वेरी वेल, वेरी गुड। अच्छा, अब क्या लगता है कि इसको एक अंग्रेजी सा नाम दे देते हैं, द परफेक्ट स्टॉर्म। 5 इमीडिएट ट्रिगर्स मुझे इसमें लगे। तो एक तो है ग्लोबल ट्रेड वॉरफेयर, इसमें बनता नज़र आ रहा है। यूएस ने यूरोपियन यूनियन को बोला कि मैं आपके ऊपर जो है आई विल पुट 10% टू 25% टैरिफ अगर ग्रीनलैंड मुझे नहीं दिया। मीन्स ठीक है, वो उसका स्टाइल है। रुपी आज ब्रीच किया, लोएस्ट लेवल पे आया 91.7 एज़ कम्पेयर टू यूएसडी। तो इससे एफ आई को नुकसान होता है। जैसे जैसे रुपया डिप्रिशिएट होता है, जब वो अपना पैसा निकालता है उसको वापस से डॉलर जो है ख़रीदने पड़ते हैं, तो वहाँ उसको महंगा रेट देना पड़ता है। तीसरा, इसी कारण से जो हमारा ये साल शुरू हुआ है इसमें 32,000 करोड़ के आसपास की एफ आई सेलिंग हमें देखने को मिली। एग्रेसिव सेलिंग है ये। और आईटी में थोड़ा सा वीक सेलिंग, वीक रिजल्ट्स दिखे, या रिलायंस या सी आई ने अपने टारगेट्स मिस किए, और एक प्री बजट नर्वसनेस है। ये बड़े कॉमन से फैक्टर दिख रहे हैं। सो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि क्रिटिकल मार्केट जोन एक बन गया, 200 डीएमए टेस्ट हो गया। मेरे लिए तो अच्छा है भाई, मैंने तो आज पैसे डाले। मैं तो आपको भी बोलता हूँ कि जब 200 के आसपास आता है, ऊपर से नीचे जाए तो भी डाल दो, नीचे से ऊपर आए तो भी डाल दो। 200 एक अच्छा बेस है, ये एक यू कैन से कि स्ट्रॉन्ग बेस जहाँ हमें पैसे डालने चाहिए। आरएसआई काफ़ी कमज़ोर दिखने को मिली टेक्निकली, अगर आप देखोगे तो अगर 25,100 के नीचे क्लोजिंग आती है तो एक बार के लिए हमें फिर ऐसा लगेगा, 2500 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हमें लगेगा मार्केट फिर से नीचे की तरफ दौड़ेगी, तो फिर 24,800, 24,500 कहीं पहुँचेगी। ये टेक्निकल सेटअप है। आरएसआई 29-30 का है, लग तो ओवरसोल्ड रही है, अब देखा जाएगा। और इंट्राडे काफ़ी बाइंग आया, लोगों ने बाय ऑन डिप भी किया, और मुझे लगता है डीआईएस ने भी अच्छा एक उसको डिमांड जोन मान के काफ़ी कुछ बाय किया। 25,150 और 25,100 के नीचे जो ये डिसाइडिंग जोन सी बन गई है,
उसमें यही है कि अगर 25-100 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा हायर साइड रिस्क बढ़ जाएगा, 500-700 पॉइंट और ही नीचे को चली जाएगी मार्केट। फिर हो सकता है मार्केट 5% 6% जो करेक्शन की जोन है वहाँ पहुँच जाए। लेकिन इसमें ज़्यादा मुझे जो लगा, मेरा व्यू ऐसा है कि बॉन्ड मार्केट ने विलेन का रोल प्ले किया। मींस इंडिया की भी जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा सब्जेक्ट है बट इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं। ये भी 10 मंथ के, पिछले 10 मंथ के हाई पे है। और यूएस का भी 10 साल का जो ट्रेजरी बोलते हैं वहाँ पे, वो 4.25 हाईएस्ट है। सो व्हाट डज इट से, उसमें ये माना जाता है कि एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये मानता है कि अगर मुझे यूएस में 4.25% रिस्क फ्री मिल रहा है तो क्यों क्यों ना मैं पैसा वहाँ लगाऊं, क्योंकि यहाँ मैं इंडिया में लाऊंगा 7% का मुझे रिटर्न मिलेगा और करेंसी का रिस्क अलग होगा। करेंसी भी हम 10% से ज़्यादा डिवेलुएट का हो चुकी है हमारी। दूसरा, इसको ग्लोबल रिस्क ऑफ बोलते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज़ ग्लोबल रिस्क ऑफ? तो सेलिंग क्या हो, एफ या कोई भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है वो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालने लगता है कि ट्रेजरी खरीदेगा या गोल्ड खरीदेगा। यहाँ पे इस बार थोड़ी सी दिक्कत एक और हो गई कि 38 ट्रिलियन के 39 ट्रिलियन के आसपास उनका डेट हो गया। तो हर आदमी क्या है, उस डेट का भी एक डर मान रहा है, तो गोल्ड खरीद रहा है या सिल्वर खरीद रहा है। और हर इंस्टीट्यूशन अब इमर्जिंग मार्केट को अवॉइड करने लगता है। अब रूमर की बात करें तो रूमर इस तरीके के चले हुए हैं कि एक तो टैरिफ शॉक फियर चला ही हुआ है। दूसरा, ऐसा भी एक बजट में, मतलब मीन्स पीपल आर एक्सपेक्टिंग के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हो सकता है वो बढ़ जाए, तो वो एक अलग ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर रिस्क आ रहा है। तीसरा क्या है कि ग्लोबल पेंशन फंड और वो रीबैलेंस कर रहे हैं अपने ओवरऑल फंड्स को, तो हो सकता है वो इंडिया से बाहर जा रहे हो तो प्रेशर उसका आ रहा है। ये भी एक रूमर सुनने में आया। और आरबीआई की साइड से लिक्विडिटी टाइटनिंग की बात है, तो वो पैसा अपने रुपये को डिफेंड करने के लिए थोड़ा लिक्विडिटी सक आउट करेगा, मे बी दैट इज़ आल्सो ए रिस्क। और यूएस कोर्ट का एक, सुप्रीम कोर्ट का वर्ल्ड कोर्ट अब हम सबके सामने है कि वो, और ये एक चेन रिएक्शन जो मुझे एक्सप्लेन करना था कि भाई एफ सेलिंग क्या है। अब इंडिया और यूएस में जो यील्ड कर्व है, में शॉर्ट टर्म बॉन्ड वर्सेस लॉन्ग टर्म बॉन्ड, इसके डिफरेंस को हम यील्ड कर्व बोल देते हैं। तो यहाँ पे जब यूएस में स्टीप हो गया है, स्टीप हो गया मीन्स इन्वर्शन की तरफ जा रहा है। पहले वहाँ पे जो छोटे हैं 2 साल के बॉन्ड है वो 3.25 के आसपास रहते थे, और दूर वाले 4 के आसपास होते थे। तो ये था, अब ये इन्वर्ट होने लगा मीन्स, तो इसके भी कुछ अपने रिस्क हैं। एक रुपी वीकनेस हम देख ही रहे हैं, पॉसिबल मूव हम मान रहे हैं कि 92 93 94 तक भी जा सकता है। इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी, और इक्विटी डी रेटिंग होने लगता है कि इसमें जो महंगे स्टॉक हैं, जो वैल्यूएशन वाइज महंगे हैं, वो गिरने लगते हैं। सो आईटी थोड़ा सा सेंसिटिव है बॉन्ड यील्ड को लेके या यील्ड कर्व को लेके। सो अभी एक कहने को है आरबीआई पॉलिसी ट्रैप। तो अब इस तरह की सिचुएशन में आरबीआई ज़्यादा रेट कट नहीं कर सकता। तो बैंक, एनबीएफसी, रियलिटी, ऑटो, ये जो मेजर हमारे रियलिटी और ऑटो है, ये इम्पैक्ट होने लगते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट से ड्रिवन है। बैंक्स को भी इम्पैक्ट आने लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्राइसिस क्या है, मतलब ये एक तो यूएस का डेट टाइम बॉम्ब है, ये हमने सब ने सुन लिया कि वो 38 ट्रिलियन पहुंच रहा है। 9 ट्रिलियन की उसकी डेट रिफाइनेंसिंग आ रही है 2026 में, और उसकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। और यूएस में भी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, वो ये हैं कि वहाँ पे जो उनका इंटरेस्ट पेमेंट है, वो इंटरेस्ट इज़ नाउ देयर द फास्टेस्ट ग्रोइंग बजट एक्सपेंस। और उस कंट्री का जो रिस्क ऑफ क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो रहा है, बट वो इतना कर नहीं देगी क्योंकि एजेंसीज उनकी हैं, तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट आएगा नहीं। और डेट सीलिंग के लिए जो पॉलिटिकल डेडलॉक लग रहे हैं, जैसे अभी था उनका 23 दिन फेडरल गवर्नमेंट उन्होंने बंद कर दी थी, तो वो प्रॉब्लम है। और ये जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, ये इकॉनमी चोक करने लगते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट तंग करने लगते हैं हर जगह, हर कंज्यूमर को। दूसरा, इसका जो जो अल्टीमेट एडवांटेज मुझे लग रहा है वो मिल रहा है गोल्ड को और सिल्वर को। तो आज गोल्ड ने 1.5 लाख को जो वो पर आउंस या पर तोला के ये वो किया, तो इसका भी इम्पैक्ट ये आ रहा है कि ये यार यूएस का 39 ट्रिलियन का अगर हो जाएगा, 100 डेज में वो 1 ट्रिलियन बढ़ा रहा है उसका डेट, उसका कर्जा, तो लोगों को लगने लगा है कि ये शायद पे ना कर पाए। तो सारे सेंट्रल बैंक और इंडिया का आरबीआई, ये सब अपना डॉलर में जो
यूएस ट्रेजरी बिल थे वो बेच के धीरे धीरे हम गोल्ड की तरफ आ रहे हैं। चाइना भी बेच रहा है, जापान भी बेच रहा है, हर कंट्री कोशिश करे कि बेचे। सो इसको बोलते हैं, इस ट्रांजिशन को बोलते हैं कि ग्लोबल रिस्क ऑफ फेज है भाई। वी वांटेड टू मेक आवरसेल्फ अ लिटिल बिट रिस्क अवर्स। सो मोर और लेस गोल्ड और सिल्वर का जो आपने तेज़ी देखी वो ये ग्लोबल रिस्क ऑफ एक बेसिक मान के हम काम कर लेंगे। हाँ, तो एक यील्ड कर्व है। यील्ड कर्व इज मतलब ये रिलायबल अर्ली वार्निंग इंडिकेटर है। ये पहली बार जो यूएस की साइड में, टू टू समराइज इट, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट प्री बजट थोड़ी नर्वस है तो वो सेलिंग आई। कई जगह ये बात भी चल रही थी कि कहाँ पी कम है, 4-6 स्टॉक को छोड़ दो, कोल इंडिया, एनटीपीसी, ये पीएसयू छोड़ दो तो सारे 40-35 के पी पे है। बात भी सही है। आप बात एफएमसीजी को देख लीजिए, वो अभी भी 45-60 के पी पे बैठा हुआ है। बहुत सारी ऐसी हैं। तो ये कूल ऑफ होना है, टाइम करेक्शन की है, इंस्टेंट करेक्शन की है। मैं तो कहता हूँ इंस्टेंट करेक्शन ज़्यादा बढ़िया है। खट से नीचे आया, काम हो गया, फिर से थोड़ा मार्केट हल्का हो गया, फिर खरीदो, फिर आगे बढ़ो और चलता रहेगा। और दूसरा ये है कि अब थोड़ा सा चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। कुछ ऐसे स्टॉक थे जो अटक ही गए थे, ऊपर फंस ही गए थे, ना ऊपर जा रहे थे ना नीचे जा रहे थे, अब वो ठीक हो जाएंगे। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं आप अगर आपका मन मानता है, आपको लगता है, कॉन्फिडेंस है। नहीं तो अपना थोड़ा थोड़ा एसआईपी मोड करते रहिए, स्मॉल केस में डालते रहिए। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे आउट। थैंक यू, बाय बाय।